नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जीके विद आरके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके किसी भी तरह की परीक्षा एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी आदि की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए क्योंकि सारे प्रश्न सेलेक्टेड हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न, कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा तय की गई है उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। देखिए, रेड क्लिफ रेखा इनका इसका नाम रखने के पीछे एक वजह है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का सीमा निर्धारण जब हो रहा था उस टाइम ब्रिटिश के एक वकील थे जिनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ, और उन्होंने ही इस सीमा रेखा का जो है सो तय किया था कि कैसे सीमा रेखा रहेगा। तो उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया गया रेड क्लिफ रेखा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसरो का मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसरो का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए, इसरो का जो पूरा नाम है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो इसका जो मास्टर नियंत्रक सुविधा जो उपस्थित है वो है कर्नाटक में। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन सा है? तो देखिए, मैकमोहन जो रेखा है, जिस तरह से हम लोगों ने भी रेड क्लिफ रेखा देखा उसी तरह से एक मैकमोहन रेखा है। तो मैकमोहन रेखा के बीच मैकमोहन रेखा जो अलग करते हैं दो देशों को, वो कौन कौन सी देश है? तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यहाँ पर चीन और भारत। चीन और भारत के बीच है मैकमोहन रेखा। देखिए, मैकमोहन रेखा पहले ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य हुए समझौते के बाद सन 1914 में इसको खींचा गया था। कब? ब्रिटेन और तिब्बत के बीच ये 1914 में खींची गई थी, लेकिन वर्तमान में यह भारत और चीन के बीच मध्य क्या बनाती है? सीमा रेखा बनाती है। और इसी से संबंधित एक प्रश्न आएगा डुरंड रेखा के संबंधित, कि डुरंड रेखा जो है किस देश के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। उस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, टिहरी जल विद्युत जो परिसर है, जो योजना है, वो स्थित है उत्तरांचल में। और ये पहले उत्तरांचल नाम था, लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है? उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो ये पहले कहाँ पर स्थित थी? उत्तरांचल में। और इसके हिसाब से या ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ये है। दोस्तों, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना जो स्थित है कौन सी नदी पर स्थित है? तो देखिए, ये जो है भागीरथी और एक अलंगना नदी है, उन्हीं के ऊपर ये स्थित है टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? सही उत्तर है वलित पर्वत का। हिमालय का जो पर्वत है वो एक वलित पर्वत है और उसी श्रृंखला का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति भवन के डिजाइन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो बनाया था, किसने बनाया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस ने। इसके ऊपर एक आपको बता दें जो आप शायद जानते भी नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पे स्वतंत्रता से पूर्व जो राष्ट्रपति भवन, जिसके नाम से भी हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपति भवन के नाम से जो जानते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व ये क्या था? ब्रिटिश वायसराय का निवास स्थल था। और इसका निर्माण भारत की राजधानी जब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुई थी 1912 ईस्वी में, उस टाइम इसका प्रारंभ किया गया था। और 1929 ईस्वी में लगभग 17 वर्ष के बाद ये जाकर के तैयार हुआ था। तो राष्ट्रपति भवन के नाम से जिसको हम लोग आजकल जानते हैं, वो ब्रिटिश सरकार के समय में, स्वतंत्रता के समय में क्या था? वो था वायसराय का निवास स्थल। और आज ये क्या है? राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी जरूर ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोम। रोम को शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिक्स प्रश्न मिलेंगे, इंडिया से भी मिलेंगे और वर्ल्ड से भी मिलेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न को हम सेलेक्ट करके लाए हैं और इसमें दोनों तरह के प्रश्न मिलेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसको समुद्रों की रानी के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है फ्रांस। ऑप्शन ये यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। फ्रांस को समुद्रों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रों की रानी की उपाधि मिल चुका है फ्रांस को। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रक्षक मेखलाएं बनाकर। और ये तीनों ऊपर की जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये क्या है? अवनलिकाओं को पलट करके, अतिचारण को रोककर और समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा। ये जो है क्या है? ये जो है मृदा की अपरदन को रोकने के लिए। जबकि ये जो है रक्षक मेखलाएं बना करके, ये मरुस्थल की जो बालू होती है ना,
उसमें क्या बनाया जाता है, मेखला बनाया जाता है, रक्षक मेखलाएं, उस तरह से मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है। तो ये दोनों प्रश्न में काफ़ी अंतर था। ये तीनों ऑप्शन जो हैं इसे मृदा अपरदन को रोका जाता है और इसके बालू के संरक्षण को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सफेद लिली। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लिली है। जिस तरह से हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, ठीक है। तो वही उसी तरह से इटली का भी राष्ट्रीय चिन्ह है जो है सफेद लिली के नाम से जाना जाता है इनको, सफेद लिली वहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। और ये सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, आपने अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो सुना ही होगा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है और ये बहुत सारे देशों में फैली हुई है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में डंडों की संख्या कितनी है? आप इसको डंडा कह लीजिए या फिर इसको तिल्ली कह लीजिए, ठीक है। तो अशोक स्तंभ में जो राष्ट्रीय ध्वज में हमारा जो बीच में अशोक चक्र जो दिया गया है, इसमें जो तिल्लियों की जो संख्या बनाया गया है वो कितना बनाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 तिल्लियाँ इसमें बनाई गई है। कितने? तो 24 तिल्लियाँ इसमें बनाई गई है। दोस्तों, झंडे से लेकर के एक प्रश्न और पूछा जाता है कि झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है, झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? तो आपको हम बता दें कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3:2 होता है। यानी कि यदि आप लंबाई 3 फीट रखते हैं तो आपको चौड़ाई 2 फीट रखना पड़ेगा। यानी कि जितने भी आप इसके अनुपात से बनाइए, आपको हमेशा 3:2 के अनुपात से आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई रखना पड़ेगा। यही इसका मानक है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया। तो झंडे के जो अशोक चक्र में जो डंडे रहते हैं कितने? 24। और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे ये वीडियो का एक लाइक करने का, क्योंकि वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो आपको एक लाइक कर ही देना है। इससे हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा लगता है वीडियो को आगे और मेहनत करने में वीडियो में। अगला प्रश्न देखिए, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो देखिए, सहारा जो रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है, वो अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? अभी हमने आपको जस्ट 1-2 प्रश्न के पहले बताया है। आपको यदि ये प्रश्न का आंसर याद है, आपने यदि ध्यान से देखा है, तो आपको जाके कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका सही आंसर। हम उम्मीद करेंगे कि आप आंसर जरूर देंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां घर में जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, उस जल को घर में संचय करने को अनिवार्य बनाया गया है, इसके ऊपर कानून बनाया गया है? तो देखिए, इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। ऑप्शन सी, ऑप्शन यहाँ पर ये सही है, तमिलनाडु। देखिए, वर्षा जल संचय करने का मतलब क्या होता है? वर्षा जल का संचय कैसे किया जा सकता है? तो मान के चलिए आपके घर के ऊपर जो बारिश होती है, ये आपका घर है और यहाँ पर जो बारिश होगी, ठीक है, और ये छत पे जो पानी अड़ गया है, तो इस छत को यहाँ पे पाइप के द्वारा उतार कर या फिर किसी भी तरह से उतार करके ज़मीन के नीचे गड्ढा बना करके इस गड्ढे में इसको संचय करना है, गड्ढे में डालना है, ताकि ये जो पानी बह के नदी नाले में ना जाए और इसी गड्ढे में रह करके ज़मीन के स्तर इसका पानी का रिसाव हो और ये ज़मीन के अंदर इसका क्या हो जाए, ज़मीन के अंदर इसके ये चला जाए। उसी को कहा जाता है वर्षा जल संचय, जो तमिलनाडु में बहुत ही जरूरी कर दिया गया है, कानून बना दिया गया है। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी इसको अपनाया जाना चालू हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, छत पर सौर जल तापक। सबसे पहले आप इसको समझिए, उसके बाद ही आप प्रश्न को समझ पाइएगा। छत पर सौर जल तापक, ठीक है। तो छत पर सौर जल तापक, इसको यदि हम अंग्रेजी में बोले तो सोलर वाटर हीटर, यानी कि सोलर के माध्यम से छत पर, ये आपका छत है, ये आपका घर है, छत पर यहाँ पे वाटर रखा हुआ है और सोलर के माध्यम से, सूर्य की रोशनी के माध्यम से आपको क्या करना है, वाटर को गर्म करना है। इसी को कहा जाता है सौर जल तापक, यानी कि सोलर वाटर हीटर। सबसे ज़्यादा लगाने के लिए किस भारतीय शहर का नाम लिया जा सकता है? तो सबसे ज़्यादा सोलर वाटर हीटर जो लगाया गया है वो लगाया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में, ठीक है। और इसको जाना जा सकता है इस नाम से, सौर जल तापक के नाम से। कहाँ लगाया गया है? तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में लगाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है जनसांख्यिकी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो देखिए, भारत में जो मरुस्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम है इसका?
तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है थार। क्या है? थार। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, थार। देखिए यहाँ पे भारत का जो मरुस्थल है ये पहले जब अखंड भारत था, जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो उस टाइम एक था, लेकिन अभी यदि पूछा जाए कि थार मरुस्थल जो है कितने देशों में फैला है, तो ये पाकिस्तान और इंडिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो यदि हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया में तो फैला, लेकिन इंडिया के कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो देखिए ये मूल रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के क्षेत्रों में फैला हुआ है थार मरुस्थल। तो ये भी आपको आंसर क्लियर हो गया कि भारत में जो मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? थार के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हमने बताया आपको सहारा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो कौन विख्यात है इसको हम बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम आनंद वन के बारे में बता देते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए आनंद वन जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित एक आश्रम है। क्या है? आनंद वन के नाम से एक आश्रम बनाया गया है, जहां पर विकलांग और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और देखभाल की उचित व्यवस्था की गई है। जहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी कुष्ठ रोग के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनकी क्या होती है वहाँ पे देखभाल की उचित व्यवस्था की गई है। और इसकी स्थापना 1948 में कब की गई है? 1948 में बाबा आमटे के द्वारा किया गया है। तो आपको ये क्लियर हो गया आंसर कि स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। तो बाबा आमटे एक समाजसेवी थे, इनके बारे में आप पढ़े भी होंगे, इनके जीवनी के बारे में नहीं पढ़े तो आप इनके बारे में पढ़िए, बहुत ही मस्त आदमी थे और इन्होंने बहुत सारे समाज के लिए काम किए हैं इन्होंने, बाबा आमटे ने। तो आपका आंसर क्लियर हो गया, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? बाबा आमटे, जो महाराष्ट्र में ये स्थित है। किनके लिए है? तो दिव्यांगजनों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए ये आश्रम बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी? देखिए हमने पहले ही बोला था कि इसमें वर्ल्ड से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और जानबे करते हैं कि राज्य और राजधानी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको लिया है कि जो मरुस्थल का एक देश है माली, इसकी राजधानी क्या है? सही उत्तर है इसकी राजधानी बमाको। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अभी तक हम लोगों ने 20 प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से इसमें डिटेल में समझा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।